नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम विश्व में जनसंख्या घनत्व का जो वितरण है वो पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जनसंख्या घनत्व के प्रकारों से पहले एक वीडियो जो था उसमें हमने जनसंख्या जो वितरण है उसका विश्व के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो वहाँ पे हमने जनसंख्या वितरण को लेकर के चार प्रकार जो क्षेत्र हैं, मुख्य रूप से चार प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनकी हमने बात की थी। सघन जनसंख्या का क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या का क्षेत्र, विरल या निम्न जनसंख्या का क्षेत्र और अति निम्न जनसंख्या का क्षेत्र। इस प्रकार से हमने बात की थी। लेकिन यहाँ पे हम जो जनसंख्या का घनत्व की जो बात कर रहे हैं ना, जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है विश्व स्तर पर, तो उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व के जो आंकड़े हैं ना, डाटा के आधार पर कितनी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या वहाँ पे निवास करती है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रादेशिक असमानताओं के कारण विश्व स्तर पर जनसंख्या का वितरण असमान रूप से पाया जाता है। देखिए, एक तो प्रादेशिक प्रादेशिक मतलब क्षेत्रीय, रीजनल जो असमानताएं होती है ना, प्रादेशिक जो असमानताएं होती हैं, क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिलती हैं, और उन क्षेत्रीय असमानताओं के कारण ही जो जनसंख्या का जो वितरण होता है वो भी असमान पाया जाता है। ठीक है ना। अर्थात कुछ क्षेत्र सघन बसी हुई अवस्था में है, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या होती है कुछ क्षेत्रों में, जबकि कुछ क्षेत्र विरल जनशून्य हैं, बहुत ही कम लोग निवास करते हैं कुछ क्षेत्रों में। जैसे अब विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं? जैसे सहारा मरुस्थल अफ्रीका का, ग्रीनलैंड जो पूरी तरह से हिमाच्छादित जो द्वीप है, साइबेरिया वाला, उत्तरी साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है, ठंडा प्रदेश है, मंगोलिया मंगोलिया जो है उसमें गोबी का जो डेजर्ट है उसमें जनशून्य वाले जो क्षेत्र हैं आदि में प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से भी, मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, एक व्यक्ति से भी कम जनसंख्या घनत्व निवास करता है यहाँ पे। एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व यहाँ पे निवास करता है। इसके विपरीत सिंगापुर में 7,797 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति निवास करते हैं। जबकि इसके विपरीत सिंगापुर की अगर हम बात करें, सिंगापुर एक द्वीपीय देश है जो मलेशियाई जो द्वीप है, मलेशिया पेनिनसुला के शीर्ष पर स्थित है ये सिंगापुर जो है। तो इसका जनसंख्या घनत्व देखिए आप, 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या व्यक्ति यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ना। देखिए यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा हुआ है, इसका मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे अगर आप इस जगह व्यक्ति शब्द जोड़ते हैं तो ये कंप्लीट हो गया, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, इसको काट देंगे, ये जो ऊपर जो 2 लगाओ ना इसको काट देंगे। अब ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति निवास करते हैं, या इस व्यक्ति को भी काट देंगे। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति निवास करते हैं, ये ठीक है, इतना कर लेना। नोट में देखिए, वाशिंगटन ब्यूरो के अनुसार, वाशिंगटन जो है उस वाशिंगटन डीसी जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया जो है, उस के आधार पर यहाँ पे जो आंकड़े जारी होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। 2015 में विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। ये आंकड़े आपको ध्यान करने हैं। वाशिंगटन ब्यूरो के अनुसार 2015 में जो आंकड़े जारी किए गए और उन आंकड़ों के अनुसार औसत विश्व का औसत जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये इस प्रकार से ये ओब्लिक का चिन्ह नहीं है, ये प्रति का चिन्ह है, यहाँ पे ये प्रति का चिन्ह है। ठीक है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व का वितरण महाद्वीपों के अनुसार देखिए, अब कौन कौन से महाद्वीपों में कितना जनसंख्या, औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, वो 2015 के आंकड़े हैं ये सारे। जनसंख्या घनत्व का वितरण महाद्वीपों के अनुसार एशिया का देखिए 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये प्रति का चिन्ह है।
यूरोप महाद्वीप 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अफ्रीका महाद्वीप 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक तो एशिया का ही है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका का देखिए 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ओसेनिया, ओसेनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसमें 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये 2015 के अनुसार आंकड़े हैं सारे, एज इट ऐसे आप याद कर लेंगे। और ये देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप वैसे तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 5 किलोमीटर मोटाई तक की, या यूँ कहें 5000 मोटाई तक की यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। और उस बर्फ़ के कारण यहाँ पे हिमाच्छादित क्षेत्र है, ये पूरी तरह से श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं इसको, है ना। तो अंटार्कटिका जो है, इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर मानव निवास नहीं पाया जाता है, क्योंकि तापमान माइनस में इतना ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मानव निवास कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो जनशून्य क्षेत्र ही पूरी तरह से। यहाँ पे 0 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कोई आंकड़े ही नहीं है, यहाँ पे मानव निवास ही नहीं करता है, जनशून्य क्षेत्र है। वो लिख रहा है वो अभी, अब सब पढ़ा यार। विश्व को जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से निम्न भागों में बांटा जा सकता है। 5 भाग है, 5 भाग। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की। अब देखिए इसमें आपको 5 यहाँ पे क्षेत्र हैं, और उन 5 में आपको अंक या तथ्य के रूप में आपको ध्यान करना है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कितना? 250। तो ये आपको ध्यान करना है। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में जो जनसंख्या घनत्व होता है वो 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, याद है ना। 250 या 250 से अधिक जनसंख्या घनत्व जिन देशों का होगा वो देश इस उच्च जनसंख्या घनत्व वाले वर्ग में शामिल होंगे। इस जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में 3 जनसंख्या समूहों को शामिल किया जाता है। एक तो पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी एशिया, यहाँ पे एक तो जनसंख्या घनत्व उच्च है, 3 क्षेत्र हैं इसमें। दूसरा है पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप, पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप। तीसरा है पूर्वी उत्तरी अमेरिका। देखिए ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप में उच्च जनसंख्या घनत्व के क्या कारण हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न तो ये आया हुआ है, पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप में उच्च जनसंख्या घनत्व के क्या कारण हैं, प्रश्न तो ये आया हुआ है। लेकिन देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लें कि जैसे ये प्रश्न आ गया बोर्ड एग्जाम में, पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप में उच्च जनसंख्या घनत्व के क्या कारण हैं, तो प्रश्न तो ये आया है, तो प्रश्न ये भी तो बन सकता है ना, पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी एशिया में उच्च जनसंख्या घनत्व के क्या कारण हैं, पूर्वी उत्तरी अमेरिका में उच्च जनसंख्या घनत्व के क्या कारण हैं। अब प्रश्न तो ये 2018 में आया हुआ है, लेकिन इस प्रकार से ये तीनों जो टॉपिक दिए हुए हैं इनसे भी प्रश्न तो बन सकता है ना। तो जब प्रश्न बनेगा तो आंसर तीनों का ही सेम ही होगा। ये आएगा तो भी आंसर वही लिखना पड़ेगा, ये आएगा तो भी आंसर वही लिखना पड़ेगा, ये आएगा तो भी आंसर वही लिखना पड़ेगा। भाई इन 3 क्षेत्र जो है उच्च जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत 3 क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है। अब इन तीनों में से उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण क्या हैं, उच्च जनसंख्या घनत्व क्यों पाया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, तो आंसर तो तीनों का सेम ही होगा। इस क्षेत्र में उच्च जनसंख्या घनत्व होने के निम्न कारण हैं। अब देखिए आंसर क्या है, ये निम्न कारण है, ये आपको लिखने पड़ेंगे बोर्ड एग्जाम में। समतल प्राय व उपजाऊ मैदान, एक तो इन तीनों ही क्षेत्रों में समतल और उपजाऊ मैदान है, तीनों में ही जलापूर्ति आसानी से की प्राप्ति हो जाती है। एक खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र है ये। औद्योगिक विकास अधिक हुआ है इन क्षेत्रों में। उत्तम परिवहन की सुविधा है, परिवहन की अच्छी सुविधाएं हैं, जैसे एशिया के तटीय क्षेत्र, यूरोप की औद्योगिक पेटी तथा यूरोप के व्यापारिक केंद्रों का जनसंख्या घनत्व क्रमश है। अब ये उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। एशिया के तटीय क्षेत्र
का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि यूरोप की औद्योगिक जो पेटी है उसका जनसंख्या घनत्व 2500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तथा तीसरा जो क्षेत्र है यूरोप के व्यापारिक केंद्र, यूरोप के जो व्यापारिक केंद्र हैं उनका जनसंख्या घनत्व 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 3 क्षेत्र ये एग्जाम्पल के तौर पर दिए हुए हैं। और जो अभी बोर्ड एग्जाम में 2018 में जो क्वेश्चन आया हुआ है तो उनके आंसरों में आपको ये जो यहाँ पे 5 जो कारक लिखे हुए ना ये वाले कारक वो आपको ध्यान करने हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व का कारण पूछे तो आपको ये बताना है। 2 नंबर देखिए, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। हमने उच्च में तो कितना लिया था, 250 व्यक्ति या उससे अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले तो उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। अब यहाँ पे मध्यम आ रहा है, 2 नंबर पर मध्यम आ रहा है, तो इसमें देखिए आंकड़े क्या होंगे ये ध्यान करना है। बिल्कुल आप इसको साथ में जोड़ करके याद कर लें। 101 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 250 से ऊपर तो किस में जा रहा है, उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में जा रहा है। जबकि यहाँ पे 101 से 250 व्यक्ति के मध्य जो है वो इस ग्रुप में आएंगे या इस क्षेत्र में आएंगे। इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 101 व्यक्ति से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। ये लाइन आपको अच्छे से ध्यान करनी है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उच्च जनसंख्या घनत्व के सीमांत क्षेत्रों को, जहाँ जहाँ पे उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है तो उसके सीमांत मतलब उसके पास वाले जो क्षेत्र होंगे वही तो मध्यम में आएंगे ना, तो उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इस जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी यूरोप, एक तो दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी यूरोप का क्षेत्र आता है, एक मध्य उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र आता है, एक दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती जो क्षेत्र हैं वो आते हैं, अफ्रीका के तटवर्ती जो क्षेत्र हैं वो आते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो आंतरिक भाग हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो आंतरिक भाग है वो आते हैं, उत्तरी पश्चिमी चीन आता है, मध्यवर्ती भारत आता है, भारत का मध्यवर्ती भाग आता है, तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आदि को शामिल किया जाता है। ये मुख्यतः इन क्षेत्रों में मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तीसरा देखिए यहाँ पे निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत विश्व के वे क्षेत्र आते हैं जिनका जनसंख्या घनत्व, अब 101 से 250 तो मध्यम में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब 11 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। जिन क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व 11 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य में होगा वो निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र होंगे। ठीक है, तो 11 व्यक्ति से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है इन क्षेत्रों का, ये भी आप ध्यान कर लेंगे। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व के कम होने के अस्थायी कृषि, पशुचारण, वानिकी तथा मरुस्थलीय कृषि क्षेत्र आदि निम्न कारण हैं। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम जो है उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, देखिए यहाँ पे एक तो अस्थायी कृषि होती है इस क्षेत्र में, एक पशुचारण को व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है, एक वानिकी जो है वो कम है, एक मरुस्थलीय क्षेत्र अधिक है। मरुस्थलीय कृषि क्षेत्र या यूँ कहें मरुस्थलीय भागों में ही कृषि की जाती है ना। तो ये इन सब कारणों की वजह से यहाँ पे कृषि भूमि जो है वो मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों के रूप में है। तो इन सब कारणों की वजह से इस क्षेत्र में कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जनसंख्या का संकेंद्रण हो नहीं पाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इस जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका के पेरिज, उत्तरी अमेरिका के तो पेरिज क्षेत्र हैं, दक्षिणी अमेरिका का पंपाज, इनको ऐसे भी आप याद कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी जगह ये पहले भी आ चुका है। उत्तरी अमेरिका में पेरिज घास के मैदान पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में पंपाज घास के मैदान पाए जाते हैं, मध्य यूरेशिया, यूरोप और एशिया के मध्यवर्ती जो भाग हैं वहाँ पे स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान के सेवण घास के मैदान हैं, हमारे भारत में पश्चिमी राजस्थान में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पे डाउन्स आदि घास के मैदानों में निम्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इन क्षेत्रों में मुख्यतः निम्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। 4 नंबर देखिए,
अति निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, अति निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। इस जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये भी आप ध्यान कर लेंगे। देखिए हमने लास्ट में हम बात करेंगे, तो 1 से 10 हो गया ना इसका। सबसे पहले तो हमने क्या बात की है, 250 से अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले क्षेत्र उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र हो जाएगा। फिर उसके बाद में मध्यम में 101 से 250, उसके बाद में 10 से 100 या 11 से 10 है शायद, यहाँ पे 11 से 10 ही है, 11 से 10 है, सही है, ठीक है ना, 11 से 10 है। तीसरे में 11 से 10 है और चौथा हम पढ़ ही रहे हैं 1 से 10 हो गए ना, चौथे में 1 से 10 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। तो ये आंकड़े आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम इसकी बात करते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत देखिए कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं। एक तो अफ्रीका का सूडान जो घास का क्षेत्र है, वो वाला क्षेत्र है। सूडान में सूड नामक घास पाई जाती है। सूडान देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है सूडान, तो उसमें सूड नामक घास के कारण ही इसका नाम सूडान पड़ा है। सूडान है, लीबिया है, मालागासी है। मालागासी का पुराना नाम है मेडागास्कर, सॉरी ये नया नाम है, ये पुराना मालागासी है। पुराना नाम मालागासी है, नया नाम मेडागास्कर है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना, पेरू, इक्वेडोर, ये देश हैं। एशिया में पश्चिमी साइबेरिया, बोर्नियो तथा खाड़ी देशों को शामिल किया जाता है। खाड़ी देश जो हैं इराक, ईरान, सऊदी अरब है ना, ये जो है जॉर्डन है, इन देशों के मुख्यतः खाड़ी देशों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ओमान है। 5 नंबर देखिए, जनविहीन या जनशून्य क्षेत्र। जनविहीन मतलब लोग पाए ही नहीं जाते, जनशून्य मतलब बिल्कुल लोग हैं ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार के क्षेत्र को टिवारथा महोदय ने भी नॉन एक्यूमेन एरिया के रूप में डिफाइन किया है। आवासीय क्षेत्र जहाँ पे लोग रहते ही नहीं हैं। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जहाँ पे एक व्यक्ति हो या नहीं भी हो, ठीक है ना, तो एक व्यक्ति से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कहीं कहीं पे तो एक व्यक्ति भी नहीं होता, ठीक है ना, या 1 से कम होता है। 1 से कम मतलब 0, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जन शून्य तभी तो कह रहे हैं, जन कैसा है, शून्य के प्रकार है। जन कैसा है, विहीन है, जन है ही नहीं, आदमी तो है ही नहीं ना। तो एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले जो क्षेत्र होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। और ऐसे क्षेत्रों को हम विश्व के मानचित्र में ग्लोब पर या पृथ्वी की सतह पर बिल्कुल आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, 2 मिनट में आपको पता चल गया होगा। जितने भी ठंडे और गर्म मरुस्थल हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। और आपके जो ध्रुवीय जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, जहाँ पे वर्ष भर बर्फ़ जो है वो गिरती रहती है ना, तो वो वाले सारे क्षेत्र इसमें आ जाएंगे। दलदली जो क्षेत्र होंगे वो इसमें आ जाएंगे, है ना। बाढ़ वाले जो क्षेत्र होंगे वो इसमें आ जाएंगे। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मानव सर्वाइव कर ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता मानव, ऐसे जो क्षेत्र होंगे वो सारे इसमें आएंगे। मानव शास्त्रों का मानना है कि पृथ्वी का 70% भाग जनविहीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 70% जो भाग है जो जनविहीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पे लोग रहते ही नहीं हैं। इस क्षेत्र को एवास्य जिसको टिवारथा महोदय ने नॉन एक्यूमेन एरिया के रूप में डिफाइन किया है। नॉन एक्यूमेन एरिया जहाँ पे लोग रहते ही नहीं हैं, एवास्य क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत विश्व के शीत ध्रुवीय क्षेत्र, देखिए हम जो बात कर रहे हैं वही सारे क्षेत्र यहाँ पे होंगे। शीत ध्रुवीय क्षेत्र, ठंडे जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जो पोलर एरियाज जो हैं, वहाँ पे शुष्क व उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, ठंडे व गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र।
उच्च पर्वतीय क्षेत्र, दुर्गम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, तथा आर्द्र व वनाच्छादित भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो दलदली वन है, वनाच्छादित जो भाग हैं जहाँ पे सघन डैन फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इन सब क्षेत्रों को जन विहीन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे की बात हम कल करेंगे।